नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज के इस एक संवाद के एपिसोड में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, हमारे देश के एक वरिष्ठ कलाकार जो अपने एब्स्ट्रैक्ट काम के लिए अपने और उस काम के फिलॉसफी के लिए बहुत जाने जाते हैं। अखिलेश अखिलेश भोपाल से, जो बेसिकली इंदौर के स्कूल ऑफ आर्ट से जिन्होंने तालीम हासिल की उसमें, एंड देन अपने पूरे लाइफ की कैनवस की बॉडी ऑफ आर्ट में वो अपनी कला साधना करते गए। आज हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी कला साधना इस कला यात्रा में कैसी रही। नमस्ते अखिलेश जी, चैनल वी आर आर्ट नमस्ते। नमस्ते, मैं ठीक हूँ। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अखिलेश जी। मैं आपसे काफी बार इससे भी पहले बात कर चुका हूं, एंड जब भी आपसे बात होती है कला की, आर्ट के एक नई पहलू, एक नई सोच, एक नई ओपिनियन आप हमेशा देते रहते हैं उसमें। अखिलेश जी, आप तो यू आर वन ऑफ द ब्रिलियंट एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स ऑफ अ कंट्री, एंड लेकिन आप इतने फुल फ्लेज कलाकार बनने से पहले आप इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट, जो जिसमें के काफी बड़े दिग्गज आए हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे उस कॉलेज के दौरान या उस कॉलेज की में क्या ऐसी चीज है जहाँ पे लाइक हुसैन साहब जैसा, बेंद्रे साहब जैसे बड़े बड़े कलाकार दिग्गज निकल चुके हैं इसमें। मैं इसलिए कुतूहल रहता हूँ इसमें क्योंकि मैं परसों जब बॉम्बे के आर्टिस्ट से भी बात कर रहा था, मैं उनको बोलता हूँ कि जे स्कूल ऑफ आर्ट वो सिर्फ एक इमारत, वो एक संस्था नहीं रही, वो एक तीर्थ क्षेत्र जैसा है कलाकारों के लिए। वैसे ये इतने बड़े बड़े जो कला संस्था हो चुके हैं पहले से, जहाँ पे दिग्गज आए, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक इमारत या संस्था नहीं, वो एक तीर्थ क्षेत्र जैसा है। तो ऑलवेज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि इन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी क्या सोच, ऐसी क्या वातावरण रही जहाँ पे ऐसे ऐसे कलाकार निकले इसमें। हमारा कॉलेज जो है इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी शुरुआत डीडी देवलालीकर साहब ने करी थी 1927 में। और अगर आप देखें तो बेंद्रे और हुसैन, बेंद्रे फर्स्ट बैच के थे और हुसैन थर्ड बैच के स्टूडेंट थे। और देवलालीकर साहब की एक खासियत थी कि वो जो छात्र की प्रतिभा है उसके मुताबिक उसको पढ़ाते थे। और मेरे को लगता है कि इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसी कारण कुछ विशेष है कि वहां पर किसी भी टीचर की तरह काम करने का प्रयत्न कोई विद्यार्थी नहीं करता, बल्कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी में अपने को सिचुएट करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बेंद्रे अगर कलर के मास्टर थे तो हुसैन साहब लाइन के को लेकर के काम करते रहे। और ये दोनों दिशाएं उन्हें अपने उस्ताद देवलालीकर साहब से मिली, और यही परंपरा हमारे कॉलेज में बनी रही। आप देखेंगे कि जे स्कूल से निकलने वाला विद्यार्थी एक तरह का काम करता है जिसमें गायतोंडे के इर्द गिर्द उसका काम केंद्रित होता है। शांति निकेतन के किसी भी आर्टिस्ट का काम देख करके आप इमीडिएटली बोलेंगे शांति निकेतन का है। ऐसे बड़ौदा का भी ऐसा ही है, तो ऐसे मद्रास स्कूल का भी है। तो ये जो एक खास किस्म के स्टाइल में काम करने का एक संस्थाओं में जो प्रवृत्ति है वो इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं है। इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट में काम करने वाले बहुत ही विभिन्न दिशाओं में और अपनी प्रतिभा को निखारते हुए अपने तरह से काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये मेरे को लगता है इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट की बड़ी खास बात है, जो कि हम सबको उतनी छूट देती है जितनी उनकी अपनी प्रतिभा से उसको संचालित कर सकें। तो ये एक परंपरा अभी तक बनी रही है। मेरे गुरु थे चंद्रेश सक्सेना, जो कि अपने में एक बहुत ही प्रकांड पंडित और बड़े अच्छे चित्रकार और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने शांति निकेतन में नंदलाल बोस से भी पढ़ा और जे स्कूल ऑफ आर्ट में रिवासी मास्टर और प्रोफेसर लेंगेमर से भी उन्होंने शिक्षण हासिल किया। तो उनके पास ये जो समझ थी पूर्वी कला की और पश्चिमी कला की, ये दोनों का हमें समझने का मौका मिला। उनके लेक्चर्स में लगातार, उनके अपने बातचीत में
वो इन चीजों को रेखांकित करते रहते थे। तो एक तरह से हमें एक अपनी पढ़ाई के दौरान ही एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कला की दुनिया का जानने को हासिल हुआ। तो ये सक्सेना सर रजा साहब के क्लासमेट थे और ये दोनों साथ में पढ़ते थे। तो जब रजा साहब हमारे कॉलेज में आए तो हमें पहली बार पता चला कि ये दोनों क्लासमेट थे। उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि रजा मेरे क्लासमेट हैं, मगर सर, जब रजा आए तब उन्होंने अपने भाषण में बताया कि भैया हम दोनों साथ में पढ़ते थे। तो उस वक्त ये भी था कि यहाँ जितने भी कॉलेजेस थे वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से एफिलेटेड थे, तो एग्जाम देने के लिए वहां जाना होता था। तो मध्य प्रदेश से 3 लोग जाते थे। नागपुर से रजा साहब, उज्जैन से सक्सेना था और इंदौर से मेरे पिता रामजी वर्मा। तो ये तीनों एक रूम लेकर के वहां रहते थे अच्छा। और 4 महीने के लिए उनको रहना होता था। 4 महीने उनकी एग्जाम चलती थी। और ये क्योंकि तीनों, ये मेरे पिता इन दोनों से 1 साल सीनियर थे और ये दोनों 1 साल जूनियर थे। तो ये साथ में इनका एक जो सानिध्य था, इनका एक जो प्रगाढ़ दोस्ती थी, वो एक लंबे समय तक बनी रही, आखिर समय तक। तो जब रजा को स्कॉलरशिप मिलती है 1948 में हिंदुस्तान ट्रैवल करने की और लैंडशिप करने की, तो उस वक्त वो इंदौर आते हैं और हमारे घर 3 महीने ठहरते हैं और फिर ओंकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन और आसपास के इलाकों में। तो बेस कैंप हमारा घर था और वो यहाँ आते जाते रहते। तो इस तरह से इन तीनों का एक बड़ा लंबा संबंध और बड़ी अच्छी दोस्ती रही और जो आखिर तक बनी रही। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। नाउ आई कैन फील दैट वो एनवायरनमेंट क्या रही होगी जो हम्म। आपको एक आर्टिस्ट के बतौर आपको एक जिस तरीके से गढ़ा होगा आपको। हाँ। बट लास्ट टाइम मैं जब आपसे बात कर रहा था तभी आपने कहा कि आप कॉलेज डेज में काफी फिगरेटिव एंड लैंडस्केप्स काम सब बहुत किया करते थे। वो कैसी वो कौन सी घड़ी थी या कौन सी अनुभव थी जो आपको वो फिगरेटिव वो रियलिस्टिक या लैंडस्केप को छोड़ के आप हाँ। एब्स्ट्रैक्ट में आने लगे? हाँ। वो हाँ। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? हाँ। तो वो एक 3rd ईयर में हम लोग को एक सब्जेक्ट होता था, कॉपिंग सब्जेक्ट। तो उसमें सिलेबस में था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट किया। मैंने कहा कि मैं वेस्टर्न मास्टर को नहीं, मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ, एक मिनिएचर को कॉपी करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पिता खुद भी चित्रकार थे और हमारे घर में मिनिएचर की तमाम पुस्तकें थी और मैं बचपन से उनको देखते आया था। तो मेरी इच्छा थी कि एक मिनिएचर पेंटिंग को हम कॉपी करें, एक इंडियन मास्टर को कॉपी करें। तो चूंकि वो सिलेबस में नहीं था तो हमारे सर ने कहा कि भाई आप प्रिंसिपल से मिल लीजिए और अगर वो कहें तो आप दीजिए। तो मैंने सक्सेना सर से कहा कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप जरूर करिए। मैंने कहा नहीं, मैं नंबर भी इसी पे चाहता हूँ कि मेरे को मिनिएचर पे नंबर मिले। आप कहेंगे तो मैं 2 वेस्टर्न मास्टर को कॉपी कर दूंगा, मगर मैं ओरिजिनली चाहता हूँ कि मैं एक इंडियन मिनिएचर को कॉपी करूँ। तो उस मिनिएचर को कॉपी करने का मौका मिला और फिर मैंने एक 200-250 फिगर का एक मिनिएचर चुना जिसमें बहुत सारे फिगर्स थे, कृष्ण है और बहुत सारी गोपियां और पूरा एक सब भरा हुआ था। वो उसको कॉपी किया और फिर उसी पे नंबर मिले। तो ये जो मिनिएचर की तलाश थी उसमें मेरे को एक मिनिएचर मिला, अभिसारिका। तो अभिसारिका वो प्रेमिका है जो अपने प्रेमी से मिलने खुद जाती है। तो मैंने देखा कि वो उस मिनिएचर में वो घनी रात में जंगल के बीच से मिलने, अपने प्रेमी के से मिलने जा रही है और उसके चारों तरफ शेर, चीते और तमाम जंगली जानवर हैं और भूत और चुड़ैल भी हैं और इस तरह के वो सब पेंटेड हैं, मगर निडर निर्भीक वो चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि ये अपना रास्ता कैसे देख रही है, क्योंकि इसके हाथ में कोई रोशनी नहीं है, कोई दिया नहीं है। तो इतने अंधेरे में ये रास्ता कैसे देख रही है अपने जाने का। तो उस वक्त मैं देखता हूँ तो ऊपर बादल में 2 बिजलियां पेंटेड है। तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। मगर जब आप बिजली को देखते हैं तो वहां बिजली नहीं है, वहां 2 सांप पेंट किए हुए हैं। तो वो जो 2 सांप है तो वो बिजली भी नहीं है। तब फिर ये मन में विचार आता है कि ये अपनी कामना के प्रकाश में
अपना रास्ता देख रही है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ये मेरे दिमाग को हिला गया कि इतना बड़ा एब्स्ट्रैक्शन इसमें पॉसिबल है कि जो बात कही ही नहीं जा रही है वही बात यहाँ पर ध्वनित हो रही है, और इसमें सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। यानी इसको आपको देखने के लिए भी समय लगता है कि आप इसको जान पाए कि ये कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही है। तो इसने मेरे को एब्स्ट्रैक्शन की तरफ सोचने के लिए प्रेरित किया। और फिर मैं अपने कॉलेज का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, तो मेरे को फिगरेटिव पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा चुनौती नज़र नहीं आती थी, बहुत आसानी से हो जाता था। और उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता था कि करने का कोई चैलेंज है इसमें कुछ। तो फिर उस बात से मैंने प्रेरित होकर के एब्स्ट्रैक्शन की तरफ अपना ध्यान दिया, और उसमें फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने जब अपने फाइनल ईयर की एग्जाम दी थी तो उसमें भी पेंटिंग जो था उसका सब्जेक्ट था 5 पनिहारिन एज यूजुअल, और मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाया था, इसका खतरा मोल लेते हुए कि मैं फेल हो सकता हूँ, मगर फेल नहीं हुआ और मतलब अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो इस तरह से मैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मेरा ध्यान गया, और फिर मैंने एब्स्ट्रैक्शन शुरू किया। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप मिनिएचर पेंटिंग का इतना बड़ा एक पावरफुल कॉन्सेप्ट को लेके जिसमें इतने सारे फिगर्स है, सो डेफिनेटली वो बहुत छोटे छोटे फिगर्स होंगे वहां पे उसमें। सो देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ फिगरेटिव, मतलब उसकी लाइंस हो, उसकी ड्राइंग्स हो, उसकी कलर्स हो, उसकी कॉम्पोजिशन हो, इट्स सच अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। तो आप उस एब्स्ट्रैक्शन को लेके जब काम करने लगे उसमें, तो आपके पूरे फॉर्म्स गायब हो गए, मतलब समथिंग विच यू हैड 200 अबाउट फॉर्म्स एंड सडनली आप पेंटिंग जब कर रहे तो सारे गायब है उसमें। इट्स अ फॉर्मलेस थिंग। नाउ हाउ इज दैट ट्रांजिशन, हाउ इज दैट? I think this transition took a long time, you know, and in between ऐसा भी हुआ कि 78 में जब हम लोग कॉलेज में स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रहे थे स्कल्पचर का, उस वक्त रजा साहब का एग्जीबिशन लगा भोपाल में। तो इंदौर से हम लोग भोपाल एग्जीबिशन देखने आए, और मैं जीवन में पहली बार एब्स्ट्रैक्ट एग्जीबिशन देख रहा था, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का एग्जीबिशन देख रहा था। तो रजा साहब से मैंने कहा कि आप समझाइए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उल्टा प्रश्न किया कि आप कितने दिन है यहाँ? तो मैंने कहा 3 दिन। बोले अच्छा 3 दिन आप चित्र देखिए, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो 3 दिन मैंने बहुत ध्यान से उनके चित्र देखे, एंड फिर मुझे लगा कि मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन चित्रों को देख करके उनकी जो प्रक्रिया तक है वो जान चुका था। तो तीसरे दिन रहा साहब आए, बोले चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब मैं तो समझ चुका हूँ। तो फिर जब मैं इंदौर आ गया तो मेरे को इच्छा हुई कि मैं रजा साहब की तरह रंगों का इस्तेमाल कर सकूं, और वैसे ही रंग प्रभाव जो है मेरे चित्रों में हो। तो वो बड़ा मुश्किल जान पड़ा मुझे, और वो उस तरह से रंग का प्रयोग करना भी मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। और चूंकि मेरे पिता चित्रकार थे तो शहर के सारे चित्रकार घर में आया करते थे, तो मैं उनसे पूछा करता था कि ऐसे रंग लगाना कैसे होगा। तो सबके जवाब जो है विपरीत होते थे। तो कंफ्यूजन मेरा बढ़ता ही गया कि आप रंग लगाना सीखने के बजाय रंग के बारे में कंफ्यूज होते चले गए। तो उनके मेरे पिताजी एक स्टूडेंट थे धवल क्लांत। तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न करा, तो उन्होंने कहा कि आप 6 महीने कुछ काले रंग में काम करिए, फिर अपन देखते हैं। तो वो 6 महीने की जगह मैंने लगभग शायद 10 साल काले रंग में काम किया। तो इन 10 सालों का ये जो पीरियड है यही मेरा ट्रांजेक्शन पीरियड भी है, जहाँ पर मैं फिगर से उस तरफ जा रहा हूँ और एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो पहले तो बहुत ही कुछ स्वामी बोलते थे कि ये राम कुमार की तरह के ड्राइंग्स हैं तुम्हारे, जो कि हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मैंने राम कुमार के बनारस वाले ड्राइंग्स नहीं देखे थे। किंतु उस तरह के ड्राइंग्स होते थे, वो कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट होते थे, और उसमें कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्टिव पार्ट खोज पाना मुश्किल था कि आप उसमें कोई ऐसा देख सकें, संरचनात्मक कोई संबंध उसका बना सके।
फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्ट्रक्चर आना शुरू हुआ। फिर ये ट्रांजेक्शन जो है अपना अभी भी उसी मोड पर है एक्चुअली। हाँ, मैं आपके रंगों के बारे में मुझे कुछ आई ऑलवेज फाइंड इट क्यूरियस। जैसे मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था आपके साथ, एक पूरे कलर पैलेट में मुझे 3 रंग ऐसे दिखते हैं जो बड़े बड़े जंगली घोड़े की तरह है, मतलब दे आर क्वाइट डिसोबीडिएंट कलर्स, ऐसा मानता हूँ। इन द सेंस आप अगर आप एक बहुत अच्छे घुड़सवार हैं तो कोई भी जंगली घोड़े को आप काबू कर सकते हैं। जब आप उसके ऊपर चलने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि बादशाह चल रहा है। लेकिन अगर अच्छी घुड़सवारी नहीं आती है तो घोड़ा पटक देता है। पटक देता है। तो उसी तरह आई फाइंड एक पूरे कलर पैलेट में आई फाइंड 3 कलर्स विच आर ऑफ दैट कैलिबर, लाइक एक ब्लैक होता है, एक मैजेंटा होता है, एक लेमन येलो होता है। बहुत बढ़िया बात की आपने। ये 3 कलर जो होते हैं, इसकी हैंडलिंग में वो कलाकार की उसकी एक क्या प्रवीणता दिखती है, उसकी वो काबिलियत ताकत दिखती है। बिल्कुल सही बात है। इट्स नॉट इजी टू हैंडल ब्लैक, मैजेंटा एंड लेमन येलो बेसिकली। लेमन येलो बिल्कुल सही। लेकिन आपके मैक्सिमम कॉम्पोजिशंस में इसी कलर्स की तो पूरी मतलब उनकी पूरी एक प्ले है, एक ड्रामा है। बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 चैलेंजेस मुझे दिखते हैं। एक तो मतलब पूरे फॉर्मलेस को आप एक मिनिएचर बैकग्राउंड से आके पूरा मतलब पूरा फॉर्म से भरा हुआ कॉन्सेप्ट को आप तोड़ के पूरा फॉर्मलेस में आए, एंड कलर्स में भी ऐसे जंगली घोड़े के कलर्स में ही आ गए पूरे इसमें। So playing with the formless compositions with such disobedient colors, such at the same time they are very royal, ऐसा भी नहीं है। वो कलर्स बहुत रॉयल दिखते हैं, वो बहुत ये है। तो आपको ये एक अलग लेवल की माइंडसेट होती है टू हैंडल बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स, एक फॉर्मलेस कॉम्पोजिशन करना एंड इतने स्ट्रॉन्ग कलर्स को लेना उसमें। तो 2 questions, like आपको why were you so attracted, or why were you how did you connect to these colors, and what was that experience? आपको कभी हुआ कि यार इसने पटका दिया मेरे को, ये हो गया कंपोजिशन गया, I'll have to redo it or replay, कैसा, how was that? हाँ, ये बात आपने सच कही। और मेरे को ब्लैक में तो मैंने 10 साल काम किया ही, और मेजेंटा मेरा बहुत प्रिय कलर रहा। और लेमन येलो एक ऐसा कलर है जिसमें मैंने देखा, दुनिया भर के बहुत सारे म्यूजियम देखे, बहुत सारे कलाकारों के काम भी देखे, हर मास्टर्स के काम देखे, तो मैंने पाया कि लेमन येलो जो है उसको हाथ लगाने में सब डरते हैं। बड़े बड़े मास्टर्स ने लेमन येलो पे कोई काम नहीं किया। और सिर्फ 3 चित्रकार मुझे मिले जिनके पेंटिंग्स में मुझे लेमन येलो दिखाई दिया, एक हुसैन, एक रजा और एक स्वामीनाथन। और इन तीनों की भी सिर्फ एक ही पेंटिंग में ये कलर दिखाई दिए, उसके बाद भी नहीं दिखते हैं। तो ये सच में ये 3 जंगली घोड़े हैं जिनको साधना एक मुश्किल काम है किसी भी चित्रकार के लिए। और जब मैं जर्मनी में था 2007 में मेरा शो था, तो वहां पर जो गैलरी वाला था वो हमें कलर फैक्ट्री में ले गया था। वहां पर मुझे उन्होंने बताया कि ये फ्लोरोसेंट कलर बनाए हैं इन्होंने एक्रिलिक में। तो मेरे तो बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े हो गए, एंड आई बॉट ऑल ऑफ देम। कुछ 5-7 ही थे, ज्यादा नहीं थे। और उसमें फिर लेमन येलो भी और कच्चा लेमन येलो हो गया, जंगली यानी और जंगली हो गया वो। और उसमें पिंक था, मेजेंटा वाला, और उसमें रेड था, ऑरेंज था, ग्रीन था और ब्लू। तो ग्रीन और ब्लू तो उतने जंगली नहीं थे, वो बहुत ही सधे हुए घोड़े थे, मगर ये 4 जो थे बहुत ही तो लगभग 1 साल मेरे स्टूडियो में रखे भी रहे। मैं खुद भी अपने को तैयार करता रहा कि इन रंगों को मैं इस्तेमाल करूं। और फिर 1 साल बाद मैंने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो कई अजूबे मेरे सामने प्रकट होना शुरू हुए, और कई चीजें रंगों के बारे में कई मेरी समझ अपनी बदली। ये रंग अपने को उद्घाटित करते हैं अलग अलग संबंधों में, अलग अलग रंगों की जो आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, संयोजन बनाते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस रंग के अंदर एक दूसरा रंग भी छुपा हुआ है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी, चमत्कार था मेरे लिए। और फिर उसके साथ आपका खेल का एक तरीका, यानी जंगली घोड़े पे सवारी का तरीका बदलता गया। यू स्टार्टेड प्लेइंग विद इट। तो कलर मुझे हमेशा
वैन गॉग ने बहुत सुंदर बात कही थी आज से 150 साल पहले। उसने कहा था कि भविष्य का चित्रकार रंगों का चित्रकार होगा। ये एक ऐसी बड़ी बात कही थी उसने, तो उसमें वो फ्यूचर में देख रहा था और वो समझ रहा था कि फॉर्म और जो लाइन है ये एक समय के बाद उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी और जितना कि कलर इटसेल्फ होगा। और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे चित्रकार जिसमें अनिल कपूर भी शामिल होते हैं, वो रंगों का एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही दूसरे तरह का रंग उद्घाटित होता है आपके सामने। ऐसे अनेक चित्रकार हैं जो बहुत ही खूबसूरत रंगों में काम करते हैं, जिसमें स्वामीनाथन भी हैं, रजा भी हैं, और गायतोंडे के रंग भी हम देखते हैं तो वो अद्भुत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। उनके चित्रों में रंग प्रमुख हो जाते हैं। अगर आप देखें तो कई चित्रकार ऐसे हैं जिनके चित्रों में रंग प्रमुख है, बाकी फॉर्म और लाइन बाद में आते हैं। तो ये जो वेन गॉग का कहना था, ये मेरे को बहुत ही सही लगता है इन अर्थों में कि अब हम देखते हैं बहुत सारे चित्रकार जो हैं रंगों की तरफ अपने को केंद्रित करते हैं और उससे उपजे संसार में चित्रकला का वो जो है निवेश करते हैं। आपने ये अनुभूति ये बहुत क्या बोलते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से दी, लेकिन इसमें एक एक चीज मैं समझना चाहूंगा। जैसे कि बंगाल के किसी व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने कह दिया कि द फ्यूचर ऑफ आर्ट इज इन कलर्स। इसमें मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोजिशंस को वेयर इट डज नॉट हैव prominent lines and forms, formless होता है something, but where colors play an important role. लेकिन एक गैप या एक छोटी सी गैप या एक कमी मुझे, I don't know, it's just my observation or something, correct me if I'm right or wrong, whatever. मैं जब सीनियर्स या सुपर सीनियर्स की पेंटिंग्स को देखता हूं तो उनकी कलर्स में एक कविता हुआ करती थी कॉम्पोजिशंस में, वेरएज आज की कॉम्पोजिशंस में मुझे शब्द ज्यादा दिखाई देते हैं, कविता कम। कुछ बहुत बोलना होता है लेकिन उसके साथ जुड़ाव कम महसूस होती है। वो एक समझ को शायद दर्शाती है लेकिन एक अनुभूति को कम, अनुभव को कम, ऐसा। तो ये जो गैप स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा देयर आर सम ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट, में ना नहीं बोलूंगा, है कुछ है, बट फिर भी बाय एंड लार्ज में जब देखता हूं मैं पहले के कोई अपना सीनियर्स हो या सुपर सीनियर्स हो या अभी, ऑफ कोर्स जनरेशन टू जनरेशन वो बदलाव जरूर रहती है, मैं उसको मानता हूं, वो हर क्षेत्र में होता है। बट मुझे लगता है कि जहां तक कला क्षेत्र है, जहां वेयर experience and expression is the paramount. It is not about knowledge and qualification, it is about expression and experience. तो expression and experience कितना भी हो, वो generation to generation उसमें उतना polluted नहीं हो सकता है, होना चाहिए। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे? आई थिंक जितनी भी कलाएं हैं वो मनुष्य को संबोधित नहीं है, वो मनुष्य की कल्पना को संबोधित है। और जितनी भी कलाओं का जन्म है वो तो कल्पना में ही हो रहा है। वो जो एक्सप्रेशन की बात है और जो इमेजिनेशन की बात है, तो इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप अपने ढंग से जो है उसको संयोजित कर सकते हैं। और ये जो पुराने कलाकारों की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों के पास जो समय था और इन लोगों के पास जो साहित्य था और जो दूसरी कलाओं की मौजूदगी थी, वो इतनी सघन थी कि उससे इनकी कल्पना जो है संचालित होती थी। अभी के हम चित्रकारों को देखते हैं तो वो मुझे नहीं लगता है, मैं बहुत सारे यंग चित्रकारों से मिलता हूँ और उनसे बात भी करता रहता हूँ, तो वो नहीं जानते हैं कि आज कविता में कौन अच्छे कवि लिख रहे हैं, या उन्हें नहीं पता है कि कालिदास कौन था और कालिदास ने क्या लिखा है। वो अपने समय के संगीत से भी कटे हुए हैं, वो अपने समय के साहित्य से भी कटे हुए हैं, वो अपने समय की अन्य कलाओं से भी उतने जुड़े नहीं हैं। तो एक तरह की आत्मरति में डूबे हुए कलाकार जब कल्पना करेंगे तो वो इसी तरह से टूटी हुई और बिखरी हुई होगी।
उसमें वो सघनता नहीं दिखाई देगी, वो उसमें सजगता नहीं दिखाई देगी, उसमें वो अनुभूति नहीं नजर आती है। क्योंकि उसकी अनुभूति होने के लिए आपको इन सब चीजों का सहारा, सहारा नहीं कहना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपकी रुचि और आपका उसमें निवेश जरूरी लगता है मुझे। क्योंकि ये सभी कलाएं का अंतर संबंध तो बहुत गहरा है। और एक डांस देखते हुए आपको अपना एक पेंटिंग का मोमेंट समझ में आता है, या एक राग सुनते हुए आप अपने रंगों के टोनालिटी के बारे में समझ सकते हैं। ये जो चीज है, ये अभी के कलाकारों में मुझे नजर नहीं आती है। और अगर वो थोड़ी बहुत दिखती भी है तो बहुत सुपरफिशियल दिखती है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि पहले के कलाकारों में इस तरह की बात नहीं थी। अगर आप बहुत बाद में मंजीत को भी देखें तो बुल्ले शाह को गाते थे मंजीत, और बड़े डूब के गाते थे। और फिर वो बहुत ही गुरुवाणी की भी, ये ना, एक्सप्लेनेशन में इतनी गहरे चले जाते थे, तो अच्छा लगता था। या आप लक्ष्मण गौर से बात करें या जोगिंद्र चौधरी से बात करें, ये जो बात की जनरेशन है, ये भी उतनी ही सघन और सजग मौजूद है। बाकी कलाओं से उसका उतना ही गहरा संबंध है जितना कि उसका अपनी कला से है। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल से किसी भी चित्रकार को मजबूत बनाती, किसी भी कलाकार को उसकी कल्पना शक्ति को और ज्यादा प्रेरणा देती है, और ज्यादा निखार लाती है। आपके हिसाब से फिर ये इसका सॉल्यूशन क्या है या इसका उपाय क्या है कि इस गैप को थोड़ा, व्हाट डू यू थिंक? इसका इसका सॉल्यूशन तो चित्रकार को खुद को चुनना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये बाहर से कहीं से दिया जा सकता है। या इतने सारे चित्रकार आते हैं, युवा चित्रकार आते हैं, और मैं उनसे बात भी करता रहता हूँ और इन चीजों का महत्व भी बताता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि 10 में से 2 में ही वो रुचि जागती है। बाकी 8 तो अपने ही आत्मरति में काम करते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसको किसी, मेरे ख्याल से ये तो नींव में डाली जाती है। जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो उस वक्त से हमें, या उसके पहले से घर में जो संस्कार थे, वहां से हमें ये सब चीजें मिलती रही हैं। तो आप अनजाने ही उनसे अपना संबंध बनाते जाते हैं। जान करके कोई संबंध नहीं बना सकता अपने अन्य कलाओं से। वो संबंध जो है अपने आप ही प्रगाढ़ होते हैं, धीरे धीरे प्रगाढ़ होते हैं। आप भीमसेन जोशी सुनने अपनी ऐसे फैशन में नहीं जा सकते, आप रुचि से ही जाएंगे। आपको मालूम है कि भीमसेन जोशी को सुनने का क्या अर्थ है, या आप कुमार गंधर्व को सुनने जा रहे हैं, या पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की सभा है, तो आप एक मानसिक तैयारी के साथ जाते हैं। ऐसे ही नहीं चले जाते हैं कि भाई चलो आपका गाना है तो सुने चलो। तो ये जो चीजें हैं, ये भीतरी रिचनेस है, ये अंदरूनी जो आपका सौंदर्य है, वो इन सब चीजों को एकत्रित करता रहता है। अगर नहीं है तब फिर वो आपके चित्र में भी नहीं दिखाई देता। अभी मैंने रजा साहब का 100वां जन्मदिन था, तो रजा फाउंडेशन की तरफ से 100 युवा चित्रकारों की एक बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित करी, जैसे 5 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। तो मुझे खुशी हुई कि 100 चित्रकारों में से लगभग 80 इस लायक थे जिनके काम में कोई बात थी, कोई दम था, और वो लगता है कि ये आगे जाके कुछ कर सकते हैं। और इतनी तो छूट मिलती ही है कि भाई 20 लोग जो है थोड़े अपने भटकाव में है, या थोड़े अपने रास्ते को पहचानने की कोशिश में है, तो वो सब होता है। किंतु ये अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में मतलब 100 कलाकार, युवा कलाकार चुने आपने, और उसमें से 80 जो है एक सही दिशा में जाते हुए दिख रहे That's a great thing. 80% हैं। मतलब 80% of them are in a good category. इसका मतलब that's fine. हाँ हाँ, That's तो ये बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट मेरे तक, हाँ अब हो गया बंद। कोई साउंड आ रहा था एक, तो बंद हुआ। अच्छा। हम्म, तो अखिलेश जी, अगर मैं समझना चाहूं, हाँ नाउ अखिलेश एज एन आर्टिस्ट, आप एक ऐसे घर या वातावरण में रहे जहां पे आपको आर्ट के बारे में काफी इंटरेक्शन मिला,
बिकॉज आपके फैमिली, आपके पिताजी हाँ के फ्रेंड्स, आपके हाँ आप एक ऐसे कॉलेज में गए जहाँ पे हम्म, एक ऐसी वातावरण थी जहाँ पे एक इंडिविजुअल को अपना खुद का रास्ता देखना, एक विजन डेवलप करने के लिए हाँ अच्छा स्कोप था। हाँ आप खुद, आपकी एक इतनी लंबी सफर रही जहाँ पे आपने बॉडी ऑफ वर्क में अच्छा एक्सपेरिमेंटेशंस करते हुए हाँ आप यहाँ पे आए। आपको काफी नेशनल और इंटरनेशनल हम्म, एक्सपोजर है। आप बड़े बड़े दिग्गजों के साथ रूबरू हुए, हाँ सामने हाँ इट्स यू हैव मेट देम, यू हैव स्पोकन हाँ टू देम, दे हैव हम्म, गाइडेड यू, दे हैव स्पोकन टू यू, दे हैव क्लियर्ड यू, ऐसा। हम्म, सो इन सब इन सब एस्पेक्ट्स के बीच में अगर मैं अखिलेश को देखूं, इन सब इसमें, हम्म, तो आज आपकी डेफिनेशन क्या होगी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में या आपकी कला के बारे में, इन सब के, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव मैन्यूड यू, हैव मेड यू, ऐसा। हाँ तो मुझे ये लगता है कि जितनी भी कलाएं हैं सभी एब्स्ट्रैक्ट है। इवन अ फिगरेटिव वर्क इज कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट। वो अपने होने में एब्स्ट्रैक्शन है, उसका जो फीलिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट है। और हमारे साथ चित्रकला के साथ दुर्भाग्य ये है कि उसका रिजेक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है। मतलब लोग बाग उसको देखे बगैर रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम एक नॉवेल पढ़ते हैं तो 10 दिन पढ़ते हैं और फिर हम तय करते हैं कि अच्छी लगी या खराब लगी। या एक सभा संगीत की सुनते हैं या एक कविता पढ़ते हैं या एक हम फिल्म देखते हैं तो उसमें भी 3 घंटे देते हैं या 2 घंटे देते हैं। किंतु चित्रकला के लिए ऐसा होता है कि वो गैलरी में घुसे और बाहर निकल गए, नहीं यार ये तो अच्छा नहीं है। यानी उसने ठीक से देखा भी नहीं होता है, उसके पहले ही वो रिजेक्ट कर देता है। और उसमें मेरा अनुभव ये भी है कि इतने लंबे समय में जब आप गैलरी में होते हैं तो जो बाहर से दर्शक आता है वो देखना नहीं चाहता, वो सीधे आपके पास आता है, यार बताना जरा इसके बारे में। भले वो फिगरेटिव पेंटिंग है तो वो देखने के पहले ही वो आर्टिस्ट के नजर से देखना चाहता है कि भाई मैं कैसे देखता हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं अपने चित्रों के साथ बड़ा हुआ हूँ तो मैं उसको समझा सकता हूँ कि भाई ये है। किंतु ये उसका देखना नहीं है। और हमेशा ये होता है कि जितने भी दर्शक होते हैं वो देखना नहीं चाहते हैं। और मेरे को लगता है कि पेंटिंग सच में लोग देखना भूल रहे हैं और उसको उन्हें और रुचि से और मन लगा करके देखना चाहिए। अगर एक एग्जीबिशन में 40 पेंटिंग लगे हैं और कोई दर्शक 1 मिनट भी एक पेंटिंग को देखता है तो 40 मिनट तो चाहिए है। मगर हम देखते हैं कि कोई भी दर्शक 5 मिनट से, और जो बहुत ध्यान से देख रहा है वो भी 10 मिनट से ज्यादा गैलरी में नहीं होता है। तो ये जो संबंध है चित्रकला का दर्शकों के साथ, वो अभी तक बन नहीं पाया है। और बनना जो है उसको बनाना कैसे है या बनेगा कैसे, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। और हमें उन चीज, और दूसरा एक कारण मुझे ये भी लगता है कि ये जो गैप है दर्शकों और चित्रों के बीच में, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कोई आर्ट क्रिटिक पैदा नहीं हुआ। तो वो जो आर्ट क्रिटिक ये जो गैप फिलअप करता है, वो गैप फिलअप नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ कुछ आर्ट रिपोर्टर जरूर पैदा हुए, मगर वो आर्ट रिपोर्टिंग भी आप खरीद सकते हो। मतलब आप उसको पैसे दे दें तो वो आपकी तरह जैसा चाहते हैं, आप जो डिक्टेट कर दें वही लिख जाए, वही छप जाएगा। मगर उसका अपना देखना नहीं है फिर भी। तो वो जो आर्ट रिपोर्टिंग कर रहा है उसको भी पेंटिंग देखने का समय नहीं है उसके पास भी, या शऊर नहीं है, मगर वो पेंटिंग पे लिखता है। तो ये जो लिखना है या ये लिखना उस दर्शक के किसी काम का नहीं होता है जो चित्रकला में 5% भी रुचि रखता है और वो पढ़ता है। तो वो फिर जाने के बजाय अपने घर में ही बैठना पसंद करता है। तो ये जो आर्किटेक्ट का न होना है, ये भी हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि रुचि से कुछ ऐसे लोग पैदा हों जो आर्ट पर लिखें और इस गैप को फिलअप करें, ताकि हम एक अच्छी समझ के साथ गैलरी में जा करके चित्र देख सकें। तो अ, अभी ये होता है कि मतलब हर तरह के लोग पेंटिंग कर रहे होते हैं और हर तरह के चित्र जो है उस उतनी ही वैलिडिटी प्राप्त कर लेते हैं।
और आप आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है। माफ कीजिए, मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे इसमें, बट लेकिन आपने जो ये दो एस्पेक्ट्स कही, बहुत सही कही। फर्स्ट थिंग इसकी, एक पेंटिंग को किस तरीके से पढ़ना चाहिए या उसको देखना चाहिए या उसकी विजुअल लैंग्वेज की अवेयरनेस, वो तो हमारे स्कूलिंग सिस्टम से ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। ये एंड ये फिल्मों की तरफ जिस तरह से झुकाव गई है, वो समझे या ना समझे, बट दैट हैज बिकम द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वेयर ऑल अदर दूसरे, शायद मेरे ख्याल से संगीत हो या नाटक हो या उसके परफॉर्मिंग आर्ट के लिए थोड़ी बहुत तो अवेयरनेस है वहां पे, लेकिन विजुअल आर्ट हाँ कंपेयर किया तो बहुत ही कम है उसमें। बिल्कुल नहीं है। एंड इसमें कोशिशें चल रही है सब। एंड दूसरी बात, जो लिखने के बारे में आपने बताया, हाँ डेफिनेटली इसमें भी मुझे काफी, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ राइटर्स है जो इसके बारे में लिखते हैं, वो साहित्य के बैकग्राउंड से है, ना कि विजुअल लैंग्वेज के बैकग्राउंड से। सो उनके डिस्क्रिप्टिव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ विजुअल। तो वो समवेयर, उपमा में चले जाते हैं, मतलब हाँ, वो रूपक में बात करने लगते हैं, वो पेंटिंग इटसेल्फ पे बात नहीं कर पाते। नहीं कर पाता है। एंड दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल, ये अपना आर्ट जर्नलिस्ट जो होते, दे आर फ्रॉम द जर्नलिस्ट बैकग्राउंड, वो उसको एक इवेंट की तरह देखते हैं। हाँ मैंने देखा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वो एक आर्टिस्ट की सोच को प्रदर्शन करने की जो उसमें जो अटेम्प्ट हो, आर्टिस्ट क्या सोचता होगा, लेकिन और मे बी व्हाट इज दैट प्रोसेस गोइंग थ्रू, लाइक उसको रिप्रेजेंट करे तो बेहतर होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवे, हाँ सबकी तो प्रयास आप चल रही देखेंगे ना, तो अपने यहाँ पर जो थोड़ी बहुत बेहतर राइटिंग मिलती है, वो सब आर्टिस्ट लोगों ने लिखा है। है। आर्टिस्ट लोगों ने दूसरे आर्टिस्ट के बारे में लिखा है या अपने बारे में लिखा है, बस। इसके अलावा बाहर से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आता दिखाई देता है, मतलब इंक्लूडिंग रिचर्ड बार्थलोमेव, जो पेंटिंग पर कुछ सार्थक लिख रहे हो, जो ऐसा लिख रहे हो जो इंसाइटफुल है। या तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा समय जो है, संसार, ये जो जगह है पूरी खाली पड़ी हुई है 1947 के बाद। और उसके बाद हम कोई भी एक ऐसा आर्किटेक्ट देखते नहीं है जिनका संबंध चित्रकला से सीधा संबंध हो। एंड कुछ बहुत बढ़िया लिखने वाले हैं, लेकिन वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखते हैं। हाँ मतलब वो नहीं इतनी मैंने गहन हिंदी में भी कुछ लोगों को लिखते हुए देखा है, मराठी में लिखते हुए देखा है, कन्नड़ा में लिखते हुए देखा है, एंड बहुत बढ़िया लिखते हैं। हाँ मगर वो बट वो बातें नहीं नहीं आता है, है बिकॉज द आपस में लैंग्वेज, नहीं आता। हाँ ये वो दैट बातें, ऑल्सो हैज बिकम अ लिमिटेशन ऐसा लिमिटेशन, यस यस। इसमें। बट एनीवे, उसमें हाँ वो तो अपनी जगह है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे आता रहेगा। आई मीन इवन दैट ऑल्सो शुड बी एनकरेज्ड, वर्नाक्युलर लैंग्वेज हाँ ऑल्सो शुड बी एनकरेज्ड। यस क्योंकि यस। उसमें, क्योंकि मैंने देखा कि हमारी भारतीय भाषा में जितनी बारीकी से एक अनुभूति को एक्सप्रेस किया जा सकता है, उतनी अनुभूति अंग्रेजी में नहीं आती है। नहीं आती, बिल्कुल सही है, आई डोंट नो बिल्कुल सही व्हाई, है। मे बी आई एम रॉन्ग, राइट एंडर। मैंने हाँ नहीं काफी, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिख दूं, एंड जैसे मैंने दूसरे जिन्होंने वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखा है, जब मैं उनका पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यार इसकी दायरा कितना बड़ा है, बड़ा है। कितना अपीलिंग है, कितना हाँ टच है हाँ वो, मतलब वो यस यस। सीधा दिल आत्मा तक पहुंच जाती है वो। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कहीं तो एक है देखा, हाँ मैं कोशिश करता हूं मैं, लेकिन कभी कभी वो ये हाँ करता हाँ है। anyway, इसमें बिल्कुल सही है। अभी की आप इतना काम सब किए हैं इसमें, नाउ इज देयर एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार ये एक थोड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, मुझे इस पे अभी करना चाहिए, या समथिंग जो आपको अभी लगता है कि ये चीज मैंने अभी तक किया नहीं है लेकिन करना चाहूंगा मैं, ऐसा इज देयर एनी थीम, एनी हाँ कॉन्सेप्ट? एक 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 चीज है जो मैं करना चाहूंगा और जो मेरे मन में बहुत सालों से है भी, 14 स्टॉप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस के जो 14 स्टॉप्स हैं, उनको मैं रंग में चित्रित करना चाहता हूँ। ये पूरी दुनिया भर में वो मूर्तियों में और चित्र में और हर चर्च में लगे रहते हैं ये 14 पेंटिंग्स, जिसमें उनके ऊपर फैसला सुनाने से लेके उनको क्रूसीफाई करने के बाद नीचे उतारने तक के वो जो 14 उनके जीवन के स्टॉप्स हैं,
वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इन 14 स्टॉप्स को, बल्कि कहना चाहिए कि इन 14 मनोभावों को मैं 14 रंग में चित्रित करना चाहता हूँ। तो वो मेरे मन में है, और उसके लिए मैंने धीरे धीरे काफी काम भी किया हुआ उस दिशा में। और किसी वक्त हो सकता है कि मैं ये पूरी सीरीज करूँ 14 चित्रों की। बहुत सुंदर। हाँ। And, एक और चीज है जो मैं हम्म। यूजुअली मैं काफी सारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ पूछता रहता हूँ, हाँ just want हाँ। to know हाउ की क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है ऐसी। हमारी भारतीय आध्यात्मिक हो या सांस्कृतिक हो या कलात्मक खजाना इतना बड़ा है, जब मैं उसकी विस्तार में देखता हूँ। हमारी राइटिंग से, जैसे कि वेदास हो, उपनिषद हो, हम्म। एपिक्स हो, जिसमें या बड़े बड़े लोगों ने जो साहित्य लिखे हैं, जिन्होंने जिंदगी को इतना करीब से देखा है एंड उसको उतना वर्णन भी किया है, या इट कैन बी इवन पौराणिक कथा, फॉर कालिदास की हो या समथिंग, मतलब वो खजाना इतना बड़ा है जहाँ पे थीम्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में इतना है। फिर भी हमारे कला क्षेत्र में, स्पेशली विजुअल आर्ट में, अभी साहित्य में, नाटक में वो काफी सारे थीम्स को लिए गए हैं, उसमें काम किए गए हैं। फॉर एग्जांपल गिरीश कार्नाड ने काम किया है, या विजय तेंदुलकर ने काम किया है, उसमें उन्होंने नाटक लिखे हैं, साहित्य लिखे। बट विजुअल आर्ट में वो थीम्स और वो कॉन्सेप्ट्स पे अभी तक उतना नहीं आया। व्हाई डू यू थिंक इज द गैप, और व्हाई डू यू थिंक वो क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका एक मुझे बड़ा जस्ट कारण जो लगता है। जस्ट टू ऐड समथिंग, सॉरी टू कट यू, फॉर एग्जांपल इवन अगर बुद्धा के कॉन्सेप्ट पे भी लोगों ने काम किया, वो बहुत पिक्टोरियल है, क्योंकि बुद्धा की पेंटिंग सीरीज बिकती है तो काफी पिक्टोरियल है। वो बुद्धा का बिल्कुल पेंटिंग सही है। आया बहुत अच्छे, इसमें से उसमें से ज्यादा, बट लेकिन वो बुद्धा के थीम पर इन डेप्थ बहुत कम मिलता है, बहुत बहुत कम मिलता है ऐसा। बिल्कुल सही है। वो तो बुद्धा की नकल है, वो जो बुद्धा हाँ के ऊपर काम करके बेच रहे हैं, वो तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना के बेच रहे हैं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी लगभग निल है। और ऐसे बहुत सारे लोग बना रहे हैं और बनाते रहते हैं, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो चित्रकला है उसका कोई व्याकरण नहीं है। तो व्याकरण न होने से हर चित्रकार का व्याकरण अपना होता है, और वो जो चित्रकार का व्याकरण होता है वो नितांत वैयक्तिक होता है। जैसे हुसैन साहब का व्याकरण हुसैन साहब अपने लिए डेवलप करते हैं, और फिर उसको मनवाते भी हैं और जनवाते भी हैं, और लोग बाग फिर जानने भी लगते हैं। तो वो व्याकरण स्वामीनाथन के किसी काम का नहीं होता है। अगर वो उस तरह से काम करने लगे तो वो लोग बाग कहेंगे अरे ये तो नकल कर रहा है। सही तो बात। इस तरह से किसी भी चित्रकार का जो व्याकरण है वो उसके अपने लिए होता है, दूसरे के लिए वो किसी काम का नहीं होता है। और ये जो व्याकरण की समझ है उसको अपने समय से आ रही है, वो पहले से नहीं ले रहा है। मतलब दूसरी कलाओं में चूंकि व्याकरण है तो वो जुड़ी भी है अपने पिछले जितनी भी परंपरा है उन सब से। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि हमारी चित्रकला अपनी परंपरा से नहीं जुड़ी है, वो भी जुड़ी भी है, मगर एक पुनर्परिभाषित होकर के जुड़ी है। वो नए ढंग से, हुसैन ने अपने ढंग से उसको देखा, स्वामीनाथन ने अपने ढंग से देखा, या रजा ने अपने ढंग से उसको एक्सेप्ट किया बिल्कुल बिल्कुल। या इंटरप्रिटेट किया। तो वो एक जुड़ाव जो है परंपरा से साफ दिखाई देता है। मुझे जो चीज एकदम विचलित करती है वो शिल्प कला की है, कि इतनी बड़ी परंपरा शिल्प कला की मौजूद है, और उसमें हम देखते हैं कि आधुनिक शिल्पकार जो हैं उनमें से सिर्फ नागजी पटेल दिखते हैं जो जिन्होंने एक या दो एलिमेंट अपने वहां से उठाए हैं और अपने शिल्पों में शामिल किए हैं। बाकी सब लोग तो हेनरी मूर के उस पर काम करते हैं। उनका सारी। कोई अपने, बाकी सारे मूर्तिकार जो हैं बाय एंड लार्ज आप देखते हैं तो वो हेनरी मूर की लाइन पे काम करते हैं। ओके। वो अपने अपनी भारतीय शिल्प कला की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, या उसका जो वॉल्यूम है उसकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, या उसकी जो सघनता है उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, या जो उसमें एक अनगढ़ परफेक्शन है। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो आप देखेंगे कि उसमें कुछ एक भी बॉडी जो है, जो शरीर
बना है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, वो अनघड़ है, वो आधा अधूरा सा है। मतलब अगर आप उसको एक अनुपात में देखना चाहेंगे तो वो कभी भी उस तरह से फिट नहीं होगा। किंतु अपनी टोटलिटी में वो इतने खूबसूरत होते हैं वो, कि आप उसको देख करके अचंभित ही रहते हैं। या हम देखें तो सारे मंदिरों में और दूसरी जगहों पे जो शिल्प बने हुए हैं, उसमें परफेक्शन का आइडिया कम है, और अपने मंदिर के निर्माण की भूमिका में उसका जो रोल है वो उस पर ज्यादा ध्यान है। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर मेरे ख्याल से मूर्तिकारों को व्यक्तिगत रूप से खुद ही विचार करना चाहिए कि कैसे वो अपनी परंपरा से एक संबंध बनाते हुए अपने शिल्पों में उसका काम करें। तो ये मेजर कारण मुझे यही लगता है कि जो व्याकरण नहीं होना है चित्रकला के क्षेत्र में, वो एक हर चित्रकार को ये छूट देता है कि वो अपने ढंग से इंटरप्रिटेट करें और परंपरा को पुनर्भाषित करके एक्सेप्ट करें। Excellent, excellent. Last one question जी। is like, अगर आप यंग जनरेशन को या आने वाले आर्टिस्ट को, इनको अगर एक मैसेज देना चाहे तो क्या देंगे? मैसेज तो एक ही है, काम करने का कि खूब काम करें। True. बिल्कुल। काम, वर्क, वर्क एंड वर्क, that's हाँ it. बस, यस यस, वही रास्ता सुझाएगा, वही रास्ता खोलेगा। True, true, जी। true, 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 true. इसमें या अखिलेश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना समय दिया, एंड आपने अपना विचार हमें बताया, आपकी मतलब आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होती है, आपकी मतलब इतने सालों की अनुभूतियां जब जुड़ के आती है यहाँ तक, ऐसी आती है। एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, अ प्लेजर interacting with you. Thank you very much for being with us on this show. थैंक यू, थैंक यू। So friends, this was Akhilesh from Bhopal. आपने उनकी बातें सुनी, उनके विचार सुनी, उनकी अनुभूतियां सुनी। आप उसमें do let us know what you think about this. Like, share, subscribe and comment on channel VR Artists. Thank you very much for being with us here. Thank you. Thank you, Ji. Thank you.